Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we are back with lecture number 28. I am Asif Munir, teaching you CSC 271 database systems. Let's start with the summary of the previous lecture. In previous lecture, we started our discussion on normalization, and we defined the purpose for normalization. As you know that the result of the normalization is or you can say well structured or suitable relations, और उनका फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो डेटाबेस है, जब रिलेशंस उसके अंदर या टेबल जो हैं वो वेल स्ट्रक्चर्ड होंगे, उनमें रिडंडेंसी कम होगी, तो अपडेट एनॉमलीज जो हैं वो नहीं आएंगी, और अगर अपडेट एनॉमलीज आएंगी तो फिर आपको पता है कि उसका नुकसान क्या हो सकता था. देन वी डिस्कस्ड द डाटा रिडंडेंसी एंड अपडेट एनॉमली विद एग्जांपल्स, ताकि हमें क्लियर हो कि ये जो अपडेट एनॉमलीज हैं ये एक्चुअली होती क्या हैं और इनका फिर नुकसान क्या होता है, किस किस्म के इश्यूज जो है हमें डाटा को मेंटेन करने में, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने में जो है वो आते हैं. उसके बाद हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि नॉर्मलाइजेशन के साथ जिसका बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि हमारी सिवाय फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के तमाम जो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म्स हैं उनका ताल्लुक जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज के साथ है. और हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी को समझा क्योंकि ये बेसिक है. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमें बेसिक को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है. अगर हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लियर नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम होगा कि हमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ही नहीं समझ आएगा. तो इट इज़ रिकमेंडेड, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ मैंने काफ़ी टाइम उस पर लगाया कि आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो है वो आइडेंटिफाई करना आप सीखें. तो आप मज़ीद उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. बुक्स में से एग्जांपल्स आप मुख्तलिफ जो रेफरेंस बुक्स हैं उनमें से देख सकते हैं, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं और आप फंक्शनल डिपेंडेंसीज की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमने देखी उनमें हमने टाइप्स देखी, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी देखी, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी देखी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की हमने बात की. फिर हमने देखा कि हाउ वी आइडेंटिफाई फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन रिलेशंस, और जैसा कि हमने डिस्कस किया था फंक्शनल डिपेंडेंसीज बेसिकली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, कि जी कैसे एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट से जो है वो रिलेटेड है. और फाइनली जो है वी saw कि जी how we identify primary keys with the help of these functional dependencies, कि किस तरह ये functional dependencies help us to identify the primary key for a particular relation. और हमने काफ़ी डिटेल के साथ और एग्जांपल्स के साथ जो है इस प्रोसेस को परफॉर्म किया. आज का जो हमारा लेक्चर है दैट विल रिज्यूम फ्रॉम द पॉइंट वी लेफ्ट, कि जी कहाँ से हमने छोड़ा था, कि हमने तकरीबन ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं. अब हम फॉर्मली जो है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है एक एग्जाम्पल के ऊपर जो है वो हम अप्लाई करके देखेंगे, और इंडिविजुअल जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं उनकी जो कंडीशंस हैं, कि हर एक नॉर्मल फॉर्म की एक पर्टिकुलर कंडीशन है, तो हम देखेंगे कि इस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को हम अप्लाई करेंगे और हर जो एक रिलेशन हमारे पास होंगे जितने भी डेटाबेस के अंदर, और हम देखेंगे कि कोई भी अगर रिलेशन उन कंडीशंस को वायलेट नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि फिर वो जो हमारे रिलेशंस हैं वो उस नॉर्मल फॉर्म में है. तो एक चीज़ ज़हन में रख लें कि कोई भी डेटाबेस है उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं. तो हमारे तमाम टेबल्स जिस नॉर्मल फॉर्म में होंगे ना, तो वो उस डेटाबेस की जो है वो नॉर्मल फॉर्म कहलाएगी. मसलन हमारे अगर तमाम टेबल्स जो हैं वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, तो हम कहेंगे जी कि हमारी डेटाबेस जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या सेकंड लेवल तक जो है वो नॉर्मलाइज्ड है. या अगर हमारे तमाम टेबल्स थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक हैं या इससे आगे हैं, तो फिर हम कह सकते हैं जी कि हमारा जो डेटाबेस है वो इस हद तक नॉर्मलाइज्ड है. तो कीप इन माइंड कि जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है दैट इज अप्लाइड टू ईच टेबल दैट इज इन डेटाबेस, और फिर हम जो उसकी कंडीशंस हैं उनको वेरीफाई करते हैं, कि देखते हैं कि कहीं वो वायलेट तो नहीं हो रही, और फिर जो भी उसके लिए स्टेप्स हैं कि कैसे उसको हमने करना है, उसको रिमूव करना है उस पर्टिकुलर
जो इशू है, जो कि वो कंडीशन है जो वायलेशन कर रही है, तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह उस चीज़ को परफॉर्म किया जाता है। लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। हम नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस की अगर बात करें तो कीप इन माइंड कि नॉर्मलाइजेशन इज अ फॉर्मल टेक्निक फॉर एनालाइजिंग रिलेशंस बेस्ड ऑन देयर प्राइमरी कीज और कैंडिडेट कीज एंड फंक्शनल डिपेंडेंसीज। कि बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम जो है जो रिलेशंस है हमारे पास उनको हम प्राइमरी की और फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बेस के ऊपर एनालाइज करते हैं। द टेक्निक इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ रूल्स that can be used to test individual relations so that a database can be normalized to any degree। जैसे मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि जितने भी हमारे पास जो रिलेशंस होंगे डेटाबेस के अंदर, हम उनके ऊपर वो जो नॉर्मल फॉर्म्स की कंडीशंस हैं, उन रूल्स को जो है वो हम वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो किसी रूल को वायलेट तो नहीं कर रहा, और फिर हम उसको आगे फिर उन रूल्स को यूज़ करते हुए कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में लेके जा सकते हैं। When a requirement is not met, the relation violating the requirement must be decomposed into relations that individually meet the requirements of normalization। हम इस चीज़ को बड़ी क्लियरली देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में अगर फ़र्ज़ करें एक हमारा जो रिलेशन है उस पे हम देखते हैं कि जी वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए जो उसका रूल है कि किस तरह उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके जा सकते हैं वो अप्लाई करेंगे। इसी तरह हम देखेंगे कि एक रिलेशन जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है लेकिन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का कुछ रूल है, तो मतलब ज़्यादातर हम ये देखेंगे कि हम उन रिलेशंस को डिकम्पोज कर सकते हैं कि एक बड़ा रिलेशन होगा और उसको हम फिर छोटे छोटे रिलेशंस के अंदर जो है वो डिकम्पोज करेंगे, जो कि पिछले लेक्चर में भी हमने इस चीज़ को देखा था। अगर हम नॉर्मलाइजेशन की टाइप्स की बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, जिसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, BCNF बायस कोड नॉर्मल फॉर्म है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है। जो BCNF या फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है, दे आर कॉल्ड हाई लेवल नॉर्मल फॉर्म्स। जो मेजॉरिटी मसलन जो मेन इश्यूज या जो अपडेट एनॉमलीज या रिडंडेंसी जो होती है, अगर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक भी अगर अपने डेटाबेस को नॉर्मलाइज कर लें तो दैट इज इनफ। लेकिन स्टिल थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक करने के बावजूद देयर माइट एग्जिस्ट सम रिडंडेंसीज, जो कि फिर हम बायस कोड जो कि हम देखेंगे कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म की एक स्पेशल फॉर्म है, और फोर्थ और फिफ्थ जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं ये बड़ी रेयर हैं, मतलब ये बहुत रेयर सिचुएशंस हैं जिसके अंदर ये इस्तेमाल होती हैं। लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और बायस कोड नॉर्मल फॉर्म तक हम जाएंगे। फोर्थ और फिफ्थ को हम कवर नहीं करेंगे। अगर आप कोई एडवांस डेटाबेस का जो है सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ आप खुद से कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो तमाम हमारी नॉर्मल फॉर्म्स हैं दे आर बेस्ड अपॉन फंक्शनल डिपेंडेंसीज एक्सेप्ट द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। बाकी जितनी भी नॉर्मल फॉर्म्स हैं तकरीबन उनका ताल्लुक किसी ना किसी हवाले से फंक्शनल डिपेंडेंसीज के साथ है। तो इसीलिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको फिर जो अगले सारे स्टेप्स हैं उनको समझने में मदद मिले। जो नॉर्मल फॉर्म्स जैसे मैंने बताया कि जो फोर्थ और फिफ्थ हैं इनका जो है वो थोड़ा सा इशू है कि ये बहुत रेयर सिचुएशंस के साथ इनका वास्ता होता है, इसीलिए हम इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। वी विल गो थ्रू जस्ट द डेफिनेशन, और अगर आप मज़ीद इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं देयर आर एग्जांपल्स इन द टेक्स्ट बुक प्लस रेफरेंस बुक्स के अंदर बड़ी डिटेल के साथ, या आप इंटरनेट से इसको सर्च कर सकते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, पहली बात कि इट इज बेसिकली एग्जीक्यूटेड एज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। मींस के जी आपने अगर फर्ज करें आपके पास एक रिलेशन है, एक टेबल है, तो वो एक अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, तो आप उसको पहले एक स्टेप में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके जाएंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से फिर आप उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ले जाएंगे और एंड सो ऑन आगे जाएंगे। तो इट मींस कि जी हर एक नॉर्मल फॉर्म की कुछ सर्टन कंडीशंस होंगी, सर्टन प्रॉपर्टीज होंगी जो उसको देखेंगे आप उस रिलेशन के ऊपर, और फिर ये प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो अप्लाई
करते जाएंगे। तो कीप इन माइंड कि व्हेन वी मूव अलोंग इन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, तो जो रिजल्टेंट आपके रिलेशंस होते हैं दे आर मोर स्ट्रॉन्गर रिलेशन, स्ट्रॉन्गर इन द सेंस कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं। स्ट्रक्चर्ड होंगे तो उसका फायदा ये होगा कि रिडंडेंसी कम से कम होगी, रिडंडेंसी कम होगी तो उसका फायदा क्या होगा कि अपडेट एनॉमलीज आप अवॉइड कर सकते हैं, और दैट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस या डेटाबेस अप्रोच का फायदा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जी एक बात आप जहन में रख लें कि अगर आपने रिलेशंस क्रिएट करने हैं, ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है कि अगर आपने रिलेशंस क्रिएट करने मींस कि जी आपने डीडीएल यूज करनी है और रिलेशंस क्रिएट करना है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप अगली फॉर्म्स तक जाएं। सिर्फ आपके रिलेशंस के लिए मैंडेटरी है कि सिर्फ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर आपके रिलेशंस हों। बाकी जो आपकी नॉर्मल फॉर्म्स हैं, चाहे आपका मतलब अगर आपका डेटाबेस जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तो कोई मसला नहीं, आप डेटाबेस के साथ तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी जो फिर नॉर्मल फॉर्म्स हैं ये जरूर होगा कि फिर अपडेट कि एनॉमलीज आएंगी आपकी, लेकिन स्टिल यू कैन वर्क और इंटरेक्ट विद योर डेटाबेस। तो मतलब पहली नॉर्मल फॉर्म तो कंपलसरी है अगर आपने डेटाबेस क्रिएट करनी है, लेकिन बाकी नॉर्मल फॉर्म्स जो हैं उनका मतलब अगर नहीं भी करते तो यू कैन स्टिल क्रिएट दैट डेटाबेस यूजिंग सम DBMS, लेकिन उसमें फिर जो जैसे मैंने कहा कि उसमें इश्यूज आएंगे। अब कीप इन माइंड कि जी अगर आप चाहते हो कि अपडेट एनॉमलीज ना आए, आप उनको अवॉइड करना चाहते हो, तो इट इज रिकमेंडेड कि जी थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक आपके जो है वो रिलेशन नॉर्मलाइज्ड जरूर होने चाहिए। मतलब रिकमेंडेशन ये है कि एटलीस्ट आपको 3NF तक जाना चाहिए। लेकिन अगर आप उससे ऊपर भी जाते हैं तो देन मतलब आप हर किस्म की अपॉर्चुनिटी को बेसिकली वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि कोई भी इस किस्म की अपॉर्चुनिटी होगी नहीं होगी कि बेसिकली आपकी कोई किसी किस्म की अपडेट नॉर्मलीज आ सकें। लेकिन जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हमारा फोकस भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म और फिर BCNF जो कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म की एक स्पेशल फॉर्म है उस तक ही हम जो है कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो नॉर्मलाइजेशन है, जैसे हमने लॉजिकल जो हमारा डेटाबेस डिज़ाइन हमने बना लिया, वी हैव बेसिकली क्रिएटेड लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, या वो ट्रांसफॉर्म किया था कंसेप्चुअल डाटा मॉडल को इनटू अ लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। और आपको पता है डाटा हमारे सोर्सेज जो थे वो क्या थे कि जी हमारा डाटा सोर्स क्या था कि यूज़र से हम वो इन्फॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट की, यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से वो मतलब या कर सकते हैं, या फॉर्म्स रिपोर्ट्स या कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन थी वो हमने इंक्लूड की अपने यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट करके, या हमारी कोई एंटरप्राइज का डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है या कॉर्पोरेट मॉडल या डिक्शनरी जो डाटा डिक्शनरी है वो पड़ी हुई है, तो उससे हमने सारी वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की थी। उस इंफॉर्मेशन की मदद से हमने कंसेप्चुअल डाटा मॉडल बनाया, उस कंसेप्चुअल डाटा मॉडल को हमने कन्वर्ट किया इनटू अ लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो कि रिलेशंस बनाए। और अब हम उन रिलेशंस को जो है वो हम ये कह सकते हैं कि या मतलब बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट एक रिलेशन उससे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो विदाउट गोइंग टू द अदर एक्टिविटी। तो आप उसके जो आपके रिलेशंस होंगे वो अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में होंगे। अब अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तक जाने के लिए आपकी कंडीशन क्या है, जैसे आप देख सकते हैं इसके थ्रू हम इनको बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप उसके अंदर से रिपीटिंग ग्रुप्स जो है वो रिमूव कर दो, तो वो जो है अननॉर्मलाइज्ड से आप कन्वर्ट कर देते हो उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तो अगले फॉर्म में जाने के लिए जरूरी है कि यू शुड रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसीज दैट आर बेसिकली प्रेजेंट इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। और फिर जैसा कि आप देखते हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आपका रिलेशन आ गया तो आप उसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो है वो ले जाते हो बाय रिमूविंग दी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। तो दिस इज मतलब ये एक समरी है कि व्हाट बेसिकली नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, हाउ दिस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस वर्क्स। कि जी आपका पहले अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन होता है, उसको में से जब आप रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव कर दें तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बन जाती है। अगर आप पार्शियल डिपेंडेंसीज रिमूव कर दें तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, एंड सो ऑन। अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव कर दें तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। लेकिन हम इन चीज़ों को
जो है बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब एक और चीज़ मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात ये भी होगा कि बाज़ औक़ात जब आपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में गए ना, तो बहुत सारे रिलेशंस हो सकता है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी चले जाए। तो मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हम इस चीज़ को जो है एग्जाम्पल के साथ जब देखेंगे तो वो फिर ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएगी चीज़। जो अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म है वो बेसिकली अगर आपको रिलेशनल मॉडल में, हमने कहा था रिलेशनल मॉडल इज बेस्ड अपॉन रिलेशंस, और रिलेशन हम किसको कहते हैं, टेबल को कहते हैं। तो अगर आपको मेरे पुराने लेक्चर्स जहन में हो तो हमने एक रिलेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो रिलेशन की एक प्रॉपर्टी ये थी कि जी हर रो और कॉलम के इंटरसेक्शन के ऊपर एक वैल्यू होनी चाहिए, नॉट ग्रुप ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये आपको ज़हन में होगा कि हर रो और कॉलम के इंटरसेक्शन मींस के एक टेबल के एक सेल के अंदर, ठीक है, वो एक वैल्यू होनी चाहिए, नॉट ग्रुप ऑफ वैल्यूज। मिसाल के तौर पे जैसे हम कहें जी कि एक स्टूडेंट है और उसके ईमेल एड्रेसेस, तो ईमेल एड्रेसेस एक ही होना चाहिए, नॉट कोई 4 ईमेल एड्रेस ना हो। या मसलन जो है वो आपके जैसे टेलीफोन का जो एट्रीब्यूट है, इट शुड कंटेन ओनली अ सिंगल टेलीफोन नंबर, नॉट ग्रुप ऑफ जो है वो टेलीफोन नंबर फॉर अ पर्टिकुलर एंटिटी अकरेंस। तो मतलब मल्टी वैल्यूड जो वो एट्रीब्यूट का जो है ये उसके साथ इसका ताल्लुक है। तो कीप इन माइंड कि रिलेशन की तो प्रॉपर्टी यही है कि हर रो और कॉलम के इंटरसेक्शन के ऊपर एक वैल्यू होनी चाहिए, नॉट ग्रुप ऑफ वैल्यूज। तो अ टेबल दैट हैज वन और मोर रिपीटिंग ग्रुप्स मींस कि कोई इस किस्म की सिचुएशन है जहां मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और उसमें आपने इस तरह वैल्यूज रिप्रेजेंट कर दी हैं, तो वो अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन कहलाता है। तो अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन जो है, सपोज वी स्टार्ट विद एन एग्जांपल। आपको मसलन हमने क्या किया कि हमने जो ड्रीम होम है इसका हमने कुछ फॉर्म लिए और उसके अंदर से हमने एक टेबल बना लिया। ठीक है, उनकी एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन थी, मैं आपको अगली स्लाइड पे दिखाता हूँ। ये एक लीज का डॉक्यूमेंट है, मतलब हमने लीज के डॉक्यूमेंट स्टडी करने शुरू किए। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन बेसिकली अप्लाई द नॉर्मलाइजेशन स्टेप और हम इसकी मदद से टेबल डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को हमने एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप इसमें अगर जरा गौर करें तो क्लाइंट नंबर है, क्लाइंट का नेम है, प्रॉपर्टी नंबर है, प्रॉपर्टी का एड्रेस है, मंथली रेंट उस प्रॉपर्टी का कितना है, रेंट स्टार्ट कब हो रहा है, रेंट फिनिश कब हो रहा है, ओनर नंबर इसका कौन सा है और इस प्रॉपर्टी का, और इसका नेम क्या है जो ओनर है। तो मतलब इस फॉर्म से हम एक टेबल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको अगली स्लाइड में मैं दिखाऊंगा। तो मसलन फर्ज करें कि हमारे पास एक जो क्लाइंट नंबर CR76 है जिसका नाम जॉन के था, उसकी 2 हमें प्रॉपर्टी के लीज एग्रीमेंट्स मिले, एक प्रॉपर्टी नंबर PG4 के लिए, एक PG16 के लिए। तो आप देख सकते हैं उसके बाकी डिटेल्स उसके अंदर हैं कि उस प्रॉपर्टी के एड्रेसेस क्या थे, रेंट कब स्टार्ट हुआ, रेंट फिनिश कब हुआ, कितना रेंट था, उसका ओनर नंबर कौन सा था, ओनर नेम कौन सा था। इसी तरह हमने देखा क्लाइंट नंबर CR56 जिसका नाम एलन स्टीवर्ट है, उसके लिए हमने देखा कि उसने 3 प्रॉपर्टीज लीज पे ली हैं मुख्तलिफ टाइम्स में। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमने इस टेबल के अंदर रिप्रेजेंट कर दी। तो अब अगर हम देखें तो इस टेबल के अंदर हमें रिपीटिंग ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। इन रिपीटिंग ग्रुप्स में आप देखें कि जो क्लाइंट नंबर CR76 जॉन के अगेंस्ट 2 रिपीटिंग ग्रुप्स हैं जी। एक मतलब 2 वैल्यूज हैं जो कि एक होनी चाहिए। ठीक है, PG4 भी है और PG16 भी है। तो हम यही तो कहते हैं कि हमारे हर कॉलम और रो के इंटरसेक्शन पे एक वैल्यू होनी चाहिए। इसी तरह हम CR56 एलन स्टीवर्ट के अगेंस्ट देखते हैं तो 3 टुपल्स हमें नजर आ रही हैं विच रिप्रेजेंट्स के जी देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रिपीटिंग ग्रुप्स इन दिस पर्टिकुलर टेबल और रिलेशन। तो अब हम इस किस्म की सिचुएशन अब ये रिप्रेजेंट करती है कि ये हमारा एक अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है रिलेशन। तो अब हमने अननॉर्मलाइज्ड से शिफ्ट करना है टुवर्ड्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन बड़ी सिंपल है, जो कि वो प्रॉपर्टी भी है, मैंने बताया था रिलेशन की, कि जी अ रिलेशन इन विच द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम कंटेन्स वन एंड ओनली वन वैल्यू मींस कि देयर शुड बी नो रिपीटिंग ग्रुप्स इन अदर वर्ड्स। ठीक, अब हमें क्लियर हो गया। अब मसला ये है, हमें डेफिनेशन या इसकी कंडीशन तो क्लियर है कि ये इसका रूल है कि जी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तब कोई रिलेशन होता है कि जब उसमें रिपीटिंग ग्रुप्स ना हो। लेकिन मसला ये है कि एक अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन है, तो उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किया क्या जाए। तो देयर आर 2 डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास। ठीक है,
तो अब हम क्या कर सकते हैं कि एक ऑप्शन ये है कि नॉमिनेट एन एट्रीब्यूट और ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स टू एक्ट एज द की ऑफ द अननॉर्मलाइज्ड टेबल, और हम क्या करते हैं कि प्लस हम क्या करते हैं कि जो है आपने पहले ये देख लिया कि जी अननॉर्मलाइज से जब हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जा रहे हैं तो पहले आप देखें उसके अंदर प्राइमरी की क्या बनती है, और दूसरा ये देखें कि जो रिपीटिंग ग्रुप्स जो हैं उनको असाइन मतलब आप आइडेंटिफाई करो, ठीक है, और जो की एट्रीब्यूट के लिए रिपीट हो रहे हैं तो आप उनको जो है वो देख सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि जो इसको रिमूव करने का जो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, दो तरह की चीज़ें हैं हमारे पास कि हम इस अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन को ले जाने के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो कि रिपीटिंग ग्रुप्स हमने रिमूव करने हैं, तो देयर आर टू ऑप्शंस। जो पहली ऑप्शन है कि जी हमने क्या करना है कि हमने जो हमारे रिपीटिंग ग्रुप्स में जो अगेंस्ट जो की एट्रीब्यूट था उसके लिए जो मिसिंग इंफॉर्मेशन थी वो हम फिल कर दें। व्हाट डज इट मीन कि हम जी एंटरिंग अप्रोप्रिएट डाटा इनटू द एम्प्टी कॉलम्स ऑफ द रोज कंटेनिंग द रिपीटिंग डाटा, तो इस प्रोसेस को फ्लैटनिंग द टेबल भी कहते हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जी जैसे हमारा ये जो देखे ना, जो हमारा PG4 और PG16 प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं, ये किसके लिए हैं? ये CR76 जॉन के लिए। तो इट मींस कि हम CR76 एक और दफा लिख दें और जॉन के एक और दफा लिख लें अगेंस्ट PG16 के भी, और सही यही वाला प्रोसेस जो है हम CR56 एलन स्टीवर्ट PG36 के लिए भी लिख लें और PG16 के लिए भी लिख लें, और फिर दोबारा से हम आइडेंटिफाई कर लें कि हमारी की जो है वो कौन सी होगी। तो अब ये पहला हमारे पास मेथड है, ठीक है जी, कि आप इसके थ्रू जो है वो आप कर सकते हो। दूसरा जो मेथड है वो ये है कि व्हाट यू कैन डू कि आप जो रिपीटिंग डाटा है, रिपीटिंग डाटा पूरा जो है, रिपीटिंग डाटा से मुराद ये है कि ये जो आपके कॉलम्स है, प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी एड्रेस, रेंट स्टार्ट, रेंट फिनिश, रेंट ओनर, ओनर नेम, मतलब क्लाइंट नेम और क्लाइंट नंबर के अलावा जितना है ये सारा रिपीटिंग आपका ग्रुप है या रिपीटिंग डाटा है। इसको उठा के एक और अलग टेबल में डाल दें, और जो हमारा की एट्रीब्यूट है, जो क्लाइंट नंबर हम इसमें एज्यूम कर रहे हैं, उसकी भी एक कॉपी उसके अंदर रख लें। तो मतलब ये एक जो है दूसरी अप्रोच है जो कि हम फॉलो कर सकते हैं कि जी बाय प्लेसिंग द रिपीटिंग डाटा अलोंग विद अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल की एट्रीब्यूट्स इनटू अ सेपरेट रिलेशन। अब कीप इन माइंड कि दोनों अप्रोचेस को यूज कर लें, फर्क कोई नहीं पड़ता, रिजल्ट विल बी द सेम, उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम पहले अप्लाई करके देखते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि फिर अगर एक अप्रोच यूज करें तो उसका क्या फायदा और दूसरी यूज करें तो उसका क्या नुकसान है। अब कीप इन माइंड कि जी जो दोनों आपका अप्रोच है दैट विल रिजल्ट इन बेसिकली द सेम रिलेशन, मतलब वो आपका मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो चला जाएगा। लेकिन जो अप्रोच 1 है जिसमें हम फ्लैटनिंग का प्रोसेस करते हैं कि हम एंटर करते हैं एम्प्टी जो वैल्यूज हैं उसकी जगह दोबारा वो वैल्यूज जब डालते हैं, तो जो अप्रोच 1 है वो ज्यादा रिडंडेंसी जो है वो मेंटेन करती है, मतलब उसकी वजह से स्टिल रिडंडेंसी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप उसकी डिकम्पोजिशन कर लें, मींस कि आप उसके अगेंस्ट जो वो रिपीटिंग ग्रुप का एक अलग से टेबल बना लेते हैं, रिलेशन बना लेते हैं, तो उसका फायदा ये होगा कि उसके एज कंपेयर टू जो आप फ्लैटनिंग द टेबल अप्रोच है उसके मुकाबले में इसमें रिडंडेंसी कम होगी। मैं आपको जब आगे इसका रिजल्ट दिखाता हूं तो आपको खुद नजर आ जाएगा कि उसमें रिडंडेंसी निस्बतन कम होगी। जैसे ये हमने अप्रोच 1 यूज की, आप देखें कि मैंने CR76 और जो है वो ऐड कर दिया, और हमने जो क्लाइंट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर है इसको एज अ कॉम्बिनेशन जो है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारी जो है वो प्राइमरी की होगी, ठीक है। और चूंकि हम सिर्फ क्लाइंट नंबर या सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर को यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें भी मतलब यही है कि हमने जो फिलिंग की है तो, और फिर हमने जो प्रॉपर्टी नंबर है उसको उठा के हम इधर ले आए हैं ताकि जो प्राइमरी की का एट्रीब्यूट है वो दोनों एक साथ आ जाए। तो अब ये वाला जो रिलेशन है जो कि हमने अप्रोच 1 यूज करते हुए बनाया कि हमने डाटा एम्प्टी प्लेसेस में एंटर कर दिया, तो दिस इज नाउ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो इसमें आप देखते हैं कि इसमें स्टिल रिडंडेंसी बहुत सारी है। रिडंडेंसी कैसे है कि मसलन देखें आप जो क्लाइंट का नेम है वो रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। इसी तरह आप देखते हो कि जो ओनर की इंफॉर्मेशन है वो भी रिपीट हो रही है, ठीक है।
और बहुत सारी जैसे मतलब कुछ इस किस्म की रेपिटेशन जो है आपको इधर से नजर आ रही होगी। अब इसके अंदर फर्ज करें हमने यही इस तरह ये पहली अप्रोच यूज की और इसको हमने जो है वो जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप इज कि अब मसला ये है कि प्राइमरी की भी मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन आप प्राइमरी की यू कैन आइडेंटिफाई द प्राइमरी की विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो आपने क्या करना है, आपने जितनी पॉसिबल फंक्शनल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं इस रिलेशन के अंदर आपने वो देखनी है। तो हम देखते हैं कि हमें नजर आती है एक फंक्शनल डिपेंडेंसी के जी प्रॉपर्टी नंबर और क्लाइंट नंबर के ऊपर जो हमारे दो जो है वो एग्जिस्ट करते हैं या डिपेंड करते हैं, जैसे रेंट स्टार्ट है और रेंट फिनिश है, कि इनका ताल्लुक इनके बगैर नहीं आप डिफाइन कर सकते। लेकिन हम इंडिविजुअली देखें तो जो क्लाइंट नेम है वो क्लाइंट नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी है। इसी तरह हम देखते हैं जी कि जो एक और पार्शियल डिपेंडेंसी है कि जो प्रॉपर्टी की सारी चीजें, चाहे वो प्रॉपर्टी का एड्रेस है या रेंट है उसका या कौन उसका ओनर है, ओनर नेम है, ये सारा सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह हमें एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नजर आ रही है कि ओनर नेम जो है वो ओनर नंबर पे डिपेंड करता है, लेकिन ओनर नंबर जो है वो फिर आगे हम देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है। तो मतलब ये एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमें नजर आती है। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारी एक और कैंडिडेट की एग्जिस्ट कर सकती है क्लाइंट नंबर और रेंट स्टार्ट, और बाकी सारे एट्रीब्यूट इसके ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। लाइकवाइज जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर और रेंट स्टार्ट है उसके ऊपर रेंट फिनिश और क्लाइंट नेम और क्लाइंट नंबर जो है ये सारे जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। तो मतलब ये पॉसिबल जो है डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम जो इसमें से प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं वो क्लाइंट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर को करते हैं कि दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, जिसके थ्रू हम बड़े आराम से जो है वो यूनिकनेस जो है वो मेंटेन कर सकते हैं इस प्राइमरी की को यूज करते हुए। अब देखिए स्टिल हम बात कर रहे हैं कि हमने अननॉर्मलाइज से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जाना है। तो हमने दो अप्रोचेस को डिस्कस किया। पहली अप्रोच ये थी कि यू कैन एंटर द एम्प्टी स्लॉट्स उस टेबल के अंदर, ताकि आप उसको एक हर रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे एक वैल्यू आ जाए और फिर उसमें से आप आइडेंटिफाई कर लें कि आपकी प्राइमरी की कौन सी होगी एंड सो ऑन। और हमने ये देखा कि उसमें रिडंडेंसी ज्यादा है उसके मुकाबले में, सेकंड अप्रोच के मुकाबले में। सेकंड अप्रोच ये कहती थी कि सेकंड अप्रोच में ये था कि जो आपके रिपीटिंग ग्रुप है उसको उठा के आप एक अलग टेबल में रख लें अलोंग विद द की एट्रीब्यूट्स, जो प्राइमरी की के एट्रीब्यूट उसमें आता है ना अगर कोई, तो वो आप शामिल कर लें। तो आप देखें कि क्लाइंट नंबर जो है वो प्राइमरी की एट्रीब्यूट है, तो हमने पूरा रिपीटिंग ग्रुप उठाया प्रॉपर्टी नंबर से लेके प्रॉपर्टी एड्रेस से लेके ओनर नेम तक, उसको एक अलग टेबल में रख दिया, लेकिन उसके अंदर क्लाइंट नंबर को भी कॉपी कर लिया और जो क्लाइंट और जो क्लाइंट नंबर और क्लाइंट नेम है उसका एक अलग टेबल बना लिया। तो अब आप देखते हैं कि जो हमारा स्टिल ये जो रिजल्ट है ये भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, लेकिन अब इसकी खास बात यह है कि इसमें हमें रिडंडेंसी जो है वो निस्बतन जो है वो कम नजर आ रही है। जैसे देखें कि क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन एक दफा हमारी रिप्रेजेंट हो रही है, प्रॉपर्टी रेंटल ओनर जो हमारा दूसरा रिलेशन बना उसके अंदर जो क्लाइंट है अब नेम उसका रिपीट नहीं हो रहा जो कि पहले हो रहा था, लेकिन स्टिल मतलब देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिडंडेंसी। ये नहीं है कि वो रिडंडेंसी एक ही नॉर्मल फॉर्म में जाने से खत्म हो गई है, लेकिन एज कंपेयर टू द फ्लैटनिंग अप्रोच जो है वो निस्बतन जो है वो रिडंडेंसी इसमें कम है अप्रोच 2 को यूज करने में। लेकिन जैसे मैंने पहले डिस्कस किया ये कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप चाहे अप्रोच 1 यूज करें अप्रोच 2 यूज करें, आपका जो रिजल्ट है कि आपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जाना है और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में दोनों तरीकों से आप जा सकते हैं, क्योंकि फिर आप अल्टीमेटली अगली नॉर्मल फॉर्म्स में जाएंगे तो रिडंडेंसी जो है वो खत्म होती जाएगी जो आप आगे जाएंगे। तो मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब हमारी जो एग्जांपल है उसके लिए हम जो अप्रोच 1 को यूज करेंगे, जो हमने पिछला रिलेशन जो है इससे पिछला जो टेबल है जिसमें हमने वो एंटर किया एम्प्टी स्लॉट्स में क्लाइंट नंबर और क्लाइंट नेम और उसके थ्रू जो रिलेशन बना और हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारा जो क्लाइंट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर है दैट विल बी द प्राइमरी की फॉर दैट पर्टिकुलर रिलेशन जिसको हम क्लाइंट रेंटल रिलेशन कह रहे हैं, और उसी को फिर आगे हम लेके चलेंगे और उसके ऊपर अगली नॉर्मल फॉर्म्स जो है वो हम अप्लाई करेंगे। अब जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आगे जी क्या करना है,
रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव कर दिया, ठीक है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, कीप इन माइंड कि इट इज बेस्ड अपॉन फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, कि जी आपने ऐसे एट्रीब्यूट्स और ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसीज, मतलब जो एट्रीब्यूट्स का आपस में रिलेशनशिप जिनका फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी पे है वही रखने हैं, बाकी सारे आपने अलग टेबल में डिकम्पोज। कीप इन माइंड कि सारों में तकरीबन करना यही है कि आपका अगर बड़ा टेबल है और उसके अंदर कोई ऐसे आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है जो फुल नहीं है, उनको आपने निकाल देना है। तो मतलब इन अदर वर्ड्स के जी अगर कोई पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो दूसरी आपका नॉर्मल फॉर्म है उसकी कंडीशन ये है कि अगर कोई पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं उसको आपने निकाल देना है। और निकालने का तरीका क्या है कि आप उस जो पार्शियल डिपेंडेंसी वाले एट्रीब्यूट्स हैं उनको मिला के अलॉन्ग विद देयर डिटर्मिनेंट उनको आप एक अलग टेबल में रख लें। तो इसको हम जरा मजीद देखते हैं। सेकंड एनएफ अप्लाइज टू द रिलेशन विद कंपोजिट कीज, ठीक है जी। कि अब ये भी एक बड़ा मतलब एक छोटा सा नुक्ता है जो समझने का है कि अगर कोई आपकी की सिंपल है, मसलन किसी भी आपका एक टेबल है उसकी प्राइमरी की जो है सिंपल है, सिंपल से मुराद क्या है, एक एट्रीब्यूट है उसके अंदर, तो वो डायरेक्ट सेकंड एनएफ में भी होगा, उसमें वो जो सेकंड एनएफ की वायलेशन हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो मतलब कीप इन माइंड कि अगर कोई भी आपका टेबल जिसकी प्राइमरी की सिंपल है, सिंपल मींस एक एट्रीब्यूट है जिसका, तो वो हमेशा सेकंड एनएफ में होगा। ये नहीं हो सकता कि वो सेकंड एनएफ की जो है वो वायलेशन कभी भी नहीं कर रहा होगा। तो कीप इन माइंड कि जो सेकंड एनएफ है दैट इज रिलेटेड विद द रिलेशंस दैट हैव कंपोजिट कीज। अच्छा, अब इसको हम मजीद बात करते हैं कि अब कोई भी रिलेशन जो सेकंड एनएफ में नहीं है, अब या मतलब किसी भी पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म, देखें पहली नॉर्मल फॉर्म का भी हमने देखा कि उसके इश्यूज थे, अपडेट एनॉमलीज तो आ सकती हैं उसमें भी ना, ठीक है। तो अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी अगर कोई रिलेशन नहीं है तो स्टिल जो है देयर कैन बी अपडेट एनॉमलीज। रिडंडेंसी है तो रिडंडेंसी विल ऑलवेज रिजल्ट इन अपडेट एनॉमलीज, ठीक है। तो मसलन अभी देखें, मैं अगर आपको पिछला टेबल दिखाऊं कि जी अगर हम फर्ज करें ये हमने ना, देखें ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया था अप्रोच 1 को यूज करते हुए। सपोज आप कहते हो कि जी जो प्रॉपर्टी नंबर PG4 है फर्ज करें, या PG16 है, यू वांट टू चेंज द रेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी, तो आपको कितनी जगह पे चेंज करना पड़ेगा, दो जगह पे करना पड़ेगा। तो मतलब जैसे अभी ये सैंपल डाटा सिर्फ 2 इसके लीज एग्रीमेंट्स हैं, और सपोज आप सोचें कि इसी प्रॉपर्टी PG4 का पिछले 20 साल का हमारे पास डाटा पड़ा होता है और 20 साल में हो सकता है 50 दफा इसको लीज एग्रीमेंट होते, तो अगर मैंने रेंट इसका मतलब इसके लिए चेंज करना है तो अब मुझे 50 जगह पे वो चेंज करना पड़ेगा। या मतलब इस हवाले से अगर कोई भी मतलब मैं अपडेशन करना चाहता हूं तो इट मींस कि जी अब इसका जो है वो मुझे मल्टीपल जगहों पे अपडेट करना पड़ेगा। तो मतलब अगर मैं फिर अपडेट एक जगह पे कुछ और कर देता हूं, दूसरी जगह कुछ और, तो इट मींस कि हमारा डेटाबेस जो है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाता है। तो ये अब सिचुएशन है जी कि अगर आपने रेंट चेंज करना है PG4 का, तो यू नीड टू डू इट ऑन मेनी प्लेसेस, दैट इज नॉट व्हाट वी वांट। अब कीप इन माइंड कि अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि जी कैसे नॉर्मल फॉर्म जो है सेकंड में कोई भी रिलेशन आता है। तो हम कहते हैं जी अ रिलेशन दैट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब एक बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने जैसे कहा था नॉर्मलाइजेशन इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप मींस कि पहले अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन होता है आपका, उसको आप कन्वर्ट करते हो, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके जाते हो। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जब आ जाता है फिर देखते हो कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस को वायलेट तो नहीं कर रहा, तो फिर वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अगर कोई ऐसी है कंडीशंस जिनको वायलेट कर रहा है तो उसको आप रिमूव करते हो बाय द हेल्प ऑफ डिकम्पोजिशन। फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जब आ जाता है तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन चेक करते हो, अगर कोई वायलेशन है तो फिर आगे चले जाते हो आप। तो कीप इन माइंड कि इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, राइट। सो इट इज मैंडेटरी फॉर अ रिलेशन कि पहली बात है सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए कि इट शुड बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इट मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, प्लस एवरी नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट, मसलन जो प्राइमरी की के अलावा उस रिलेशन के अंदर जितने एट्रीब्यूट हैं आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन दी प्राइमरी की, कि जी आपके तमाम जो नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स हैं दे शुड बी फुली फंक्शनली डिपेंडेंट, नॉट पार्शियली। आपको याद है पार्शियल डिपेंडेंसी ये थी कि जी अगर आपकी की के आधे मसलन या सबसेट के ऊपर जो है वो अगर वो डिपेंडेंट होते हैं तो फिर जो है वो
पार्शियल डिपेंडेंसी होती है। या इन अदर वर्ड्स आप इसको सादा अल्फाज में ये भी समझ सकते हो कि इफ देयर एग्जिस्ट एनी काइंड ऑफ पार्शियल डिपेंडेंसीज तो यू नीड टू रिमूव दोज पार्शियल डिपेंडेंसीज। अच्छा, अगली बात यह जी कि दी नॉर्मलाइजेशन, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है यू नीड टू रिमूव द पार्शियल डिपेंडेंसीज। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करने का तरीका क्या है, अगेन डिकम्पोजिशन करनी है जी। क्या मतलब कि जो पार्शियल डिपेंडेंसीज वाले जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं जो पार्शियली डिपेंड कर रहे हैं जिनके ऊपर भी, आप उनको उठा के एक अलग टेबल में रख लें। ठीक है, और उनकी एक कॉपी जो है वो जो अगर कोई एट्रीब्यूट ऐसा है, ठीक है, नॉर्मली तो ये होगा कि वो फिर उस डिटर्मिनेंट के लॉन्ग जो है वो एक अलग टेबल में ही आ जाएगा। तो मतलब अगर इन सम सिचुएशंस अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि वो अगर की एट्रीब्यूट का पार्ट भी है तो वो फिर आपका जो है वो उसमें भी रहेगा। तो हम देखते हैं कि अगेन अगर आपको याद हो तो हमने 5 जो है वो 6 डिफरेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई की थी क्लाइंट रेंटल के अंदर। तो हम देखते हैं कि जी हमने कहा जी क्लाइंट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर के ऊपर रेंट स्टार्ट और रेंट फिनिश जो है वो डिपेंड कर रहे हैं, और इसको हमने प्राइमरी की उसके लिए रिलेशन के लिए कहा था। हम देखते हैं कि क्लाइंट नेम जो है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन सबसेट ऑफ द प्राइमरी की, जो कि क्लाइंट नंबर है, जो सबसेट है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर और क्लाइंट नंबर का एक पे डिपेंड कर रहा है, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। इसी तरह हम देखते हैं एक और पार्शियल डिपेंडेंसी के जो प्रॉपर्टी एड्रेस है, रेंट है, ओनर नंबर है, ओनर नेम है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन ओनली प्रॉपर्टी नंबर, अगेन इट्स ऑन द सबसेट ऑफ द प्राइमरी की, और बाकी हमारी जो है वो ठीक है, उसका हमें कोई मसला अभी फिलहाल नहीं है। तो जो अभी हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए कंडीशन यही है कि वी नीड टू रिमूव द पार्शियल डिपेंडेंसीज। और पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करने का क्या तरीका है कि आप ये जो पार्शियल डिपेंडेंसीज वाले एट्रीब्यूट्स हैं इनको अलोंग विद देयर डिटर्मिनेंट इनको उठा के आपने एक अलग टेबल में रख लेना है। तो इट मीन्स कि हमारा एक टेबल बनेगा क्लाइंट का जिसके अंदर क्लाइंट नंबर और क्लाइंट नेम होगा, और इसी तरह हमारा एक प्रॉपर्टी का टेबल बनेगा जिसके अंदर प्रॉपर्टी से हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन आएगी, और एक हमारा जो है रेंटल का टेबल बनेगा। तो हम देखेंगे कि वो किस तरह जो है हमारे बनते हैं। तो ये 3 टेबल्स हमारे बन गए। आप देखें कि जो क्लाइंट जो है को अलग कर लिया हमने, क्लाइंट नंबर और क्लाइंट नेम। इसी तरह हमने प्रॉपर्टी ओनर का जो है वो इकट्ठा एक टेबल बना लिया जो कि हमने पार्शियल डिपेंडेंसी के नतीजे में बनाया था, जिसमें प्रॉपर्टी एड्रेस, रेंट, ओनर नंबर और ओनर नेम आ गया। और एक हमारा जो टेबल रह गया जो कि हमारा फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी वाला है कि क्लाइंट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर के ऊपर जो वो डिपेंड कर रहा था रेंट स्टार्ट और रेंट फिनिश। तो अब ये जो हमारी सिचुएशन आ गई है ये हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में वो रिलेशन आ गए। अब अगेन कीप इन माइंड कि जब आप कोई भी प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं तो मतलब आपको ये भी देखना होगा कि अगर आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आए तो अब आपने थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए जब देखना है तो आपने इंडिविजुअल हर रिलेशंस के ऊपर वो अप्लाई करना है। और ये भी मतलब नॉर्मली ऐसे नहीं होगा कि आप अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आए हैं तो जितने रिलेशन बनेंगे वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसी तरह जब सेकंड से थर्ड में जा रहे हैं और या बाज़ वक़्त ऐसा है कि फर्स्ट से आप जब सेकंड में जा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो शायद ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में फिर बन जाए, मतलब जो रिजल्टेंट में आए हैं, या इवन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में वो जो है वो चले जाएं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म देखते हैं जी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म को अगर हम देखें तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म का अब डेफिनेटली हमने ये देखा कि अगर आप जरा गौर करें इसके ऊपर तो आप देखते हैं कि अब रिडंडेंसी थोड़ी सी और कम हो गई है। मसलन जब हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आए हैं तो हम देखते हैं कि बहुत कम रिडंडेंसी निस्बतन हमें नजर आ रही है, लेकिन स्टिल जो है देयर एग्जिस्ट सम काइंड ऑफ रिडंडेंसी। और कुछ तो मतलब हमने कहा था कुछ तो रहेगी ताकि आपको उनको रिलेट करने के लिए वो जो फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे आप देखते हैं कि रेंटल में क्लाइंट नंबर भी है, प्रॉपर्टी नंबर भी आ रहा है, तो वो इसीलिए आ रहा है ताकि उसको क्लाइंट के टेबल से रिलेट किया जा सके या प्रॉपर्टी के टेबल से रिलेट किया जा सके। लेकिन आप देखें कि अब मैं किसी भी प्रॉपर्टी का रेंट चेंज करना चाहता हूं तो आई नीड टू चेंज ओनली एट वन प्लेस। मुझे अब वो जो इशू मुझे पहले आ रहा था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अब ये नहीं आ रहा। या इसी तरह मैं किसी क्लाइंट का कोई नेम चेंज करना चाह रहा हूँ या व्हाटएवर उससे रेलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन तो मुझे एक जगह पे करनी पड़ेगी। इसी तरह मतलब वो जो रेंटल है उसमें भी यही हमें नजर आता है कि अब रिडंडेंसी निस्बतन जो है वो कम हो गई है। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि निस्बतन रिडंडेंसी कम हो गई है, लेकिन स्टिल
वी सी के जी हमारा जो प्रॉपर्टी ओनर का टेबल है उसके अंदर स्टिल थोड़ी बहुत रिडंडेंसी हमें नजर आ रही है। और वो नजर किस तरह आ रही है कि सपोज जी आप ओनर नंबर जो है उसका नेम चेंज करते हैं, मसलन आप जो है ना किसी और ने प्रॉपर्टी खरीद ली तो अब आपने वो ओनर नेम चेंज करना है, तो टोनी शाह को आपने चेंज करना है। तो टोनी शाह को अगर चेंज करें तो अगेन यू नीड टू चेंज एट 2 प्लेसेस, और 2 प्लेसेस भी इसलिए कि फिलहाल 2 प्रॉपर्टीज उसका वो ओनर है। अगर सपोज कि वो 50 प्रॉपर्टीज का ओनर होता तो फिर आपको कितनी जगह पे चेंज करना पड़ता, 50 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। तो इट मींस कि अगेन अपडेट एनोमलीज जो है आपकी एग्जिस्ट कर रही हैं और हमने उनको अवॉइड करना है। और उसको अवॉइड करने के लिए हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में अपने रिलेशंस को करेंगे। कीप इन माइंड कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि अब हर रिलेशन को आपने परखना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कुछ अपनी कंडीशंस हैं, ठीक है, हम वो देखते हैं अगेन कि जी जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है उसमें जाने के लिए जरूरी है कि कोई भी जो रिलेशन है इट मस्ट बी फर्स्ट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड सेकंड नॉर्मल फॉर्म, और फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म की अपनी कंडीशन है, ठीक है। तो मसलन जैसे मैंने कहा था ना कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए जरूरी है कि सेकंड को देखना है तो फर्स्ट में होना उसका जरूरी है, थर्ड में जाना है तो सेकंड में होना उसका जरूरी है। तो इट मींस कोई भी ऐसा रिलेशन जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को भी वायलेट नहीं कर रहा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म की भी कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहा, फिर हम देखेंगे कि अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म की जो कंडीशन है वो क्या है। तो हम कहते हैं जी इन प्लस ये 2 सिचुएशंस होनी चाहिए, एंड इन विच नो नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट अपॉन दी प्राइमरी की। अब सिंपल इन अदर वर्ड्स हम सिंपली क्या कहेंगे जी कि अगर हमारा कोई भी रिलेशन उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं तो उनको रिमूव कर लो, दैट्स इट। मतलब ये आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। तो कीप इन माइंड कि द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द सेकंड नॉर्मल फॉर्म रिलेशंस टू द थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स दैट इंक्लूड्स और इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। और कीप इन माइंड कि जी डिपेंडेंसी रिमूव करने का तरीका अगेन जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करने का तरीका क्या है, डीकंपोजिशन है। डीकंपोजिशन कैसे है कि जो भी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट हैं आपके रिलेशन, आप उनको उठा के उनके डिटर्मिनेंट की कॉपी समेत जो है वो एक अलग रिलेशन के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। तो अगेन अगर मैं आपको अगर ये डिपेंडेंसीज दिखाऊं वो जो हमने उस रिलेशन के ऊपर देखी थी, या ऐसा करते हैं कि आप चूंकि फर्स्ट हम इन रिलेशंस के ऊपर करते हैं तो जो क्लाइंट के टेबल है उसमें देखें आप क्लाइंट नंबर प्राइमरी की है, क्लाइंट नेम इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन प्राइमरी की, कोई मसला नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं कि रेंट स्टार्ट और रेंट फिनिश जो है वो क्लाइंट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर दोनों पे डिपेंडेंट है, उसमें भी कोई इस किस्म के इशू नहीं है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो वो ऑलरेडी थे। जो तीसरा हमारे प्रॉपर्टी ओनर का टेबल है उसके अंदर अब डिपेंडेंसीज को हम जरा गौर से देखते हैं कि जी हमारी कौन सी ऐसी डिपेंडेंसीज है। तो अब उसमें देखें तो हम जो डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई हमने किया जी क्लाइंट के लिए कि क्लाइंट नेम इज डिपेंडेंट अपॉन क्लाइंट नंबर, तो क्लाइंट नंबर ही हमारी प्राइमरी की है। फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 जो हमारी रेंटल के अंदर जो है वो आप देखते हो कि और कीप इन माइंड ये नंबरिंग वही वाली चल रही है जो पिछली हमने डिफाइन किया। ये जो डैश आ रहा है, डैश से मुराद ये है कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी जो पहले वाली से थोड़ी सी चेंज हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं कि जी क्लाइंट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर पर रेंट स्टार्ट और रेंट फिनिश डिपेंड कर रहे हैं और यही हमने प्राइमरी किया। लेकिन आप क्लाइंट नंबर और रेंट स्टार्ट को भी आप एज अ कैंडिडेट की यूज कर सकते हो, प्रॉपर्टी नंबर और रेंट फिनिश उस पर डिपेंड करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर और रेंट स्टार्ट के साथ भी आप जो है वो इनका कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो एज अ कैंडिडेट की, और क्लाइंट नंबर और रेंट फिनिश जो है वो इसको यूज मतलब इसके ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। अब ये भी इस टेबल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारा प्रॉपर्टी ओनर का टेबल है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी नंबर है उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं, लेकिन जो ओनर नेम है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन ओनर नंबर, जो कि एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। कैसे कि जी हमारा जो ओनर नंबर था वो डिपेंड कर रहा है प्रॉपर्टी नंबर पे, लेकिन ओनर नेम जो है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन प्रॉपर्टी नंबर वाया ओनर नंबर। तो मतलब ये थोड़ी सी जो है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो अगर इसको हम रिमूव कर दें अपने इस रिलेशन के अंदर से तो इट विल बिकम जो है ये आपका क्या बन जाएगा, ये एक थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रिलेशन जो है वो चला जाएगा। और इसको रिमूव करने का तरीका क्या है कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज में इन्वॉल्व हैं
प्लस इनका जो डिटर्मिनेंट है इसको उठा के एक अलग टेबल में आप रख लें। तो व्हाट वी कैन डू कि हमने सिंपली इसको उठा के जो है वो क्या कर दिया, हमने इस प्रॉपर्टी ओनर के टेबल को डिकम्पोज कर लिया दो रिलेशंस में, और आप देखते हैं कि ओनर नंबर और ओनर नेम अलग से एक टेबल बन गया, ओनर नंबर हमारी प्राइमरी की बन गई, और जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट है उसमें प्रॉपर्टी की तमाम इंफॉर्मेशन जो है आ गई है, और ओनर नंबर को हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है टू एक्ट एज अ फॉरेन की। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि प्रॉपर्टी और ओनर का आपस में रिलेशनशिप भी है ना, कि कौन सा ओनर किस प्रॉपर्टी को ओन करता है। तो अब देखें कि सपोज मसलन फर्ज करें कि जी वी नीड टू चेंज द नेम ऑफ द ओनर, टोनी शाह का मसलन हम नेम चेंज करना चाहते हैं, तो इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस, हमें जस्ट एक टुपल के अंदर जाके ये अपडेट करनी है, चेंज करनी है, तो इट मींस देयर आर नो अपडेट एनोमलीज। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस जो है, मतलब ये मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, आपको जस्ट रूल्स पता होने चाहिए। लेकिन उससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था आपका फंक्शनल डिपेंडेंसीज का, वो अगर आपको क्लियर नहीं है तो देन देयर माइट बी सम प्रॉब्लम्स। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मतलब ये सारी कंडीशंस आपको पता हो तो इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस, कोई इसमें मसला नहीं है। अब इस डिकम्पोजिशन को अगर हम गौर से देखें तो हमने देखें क्लाइंट रेंटल का टेबल था, पहले अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में था, उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आए थे। दो हमने अप्रोचेस हमारे पास थी और हमने कहा था जी दोनों अप्रोचेस से रिजल्ट सेम आएगा, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अप्रोच 1 का नुकसान ये था कि उसमें रिडंडेंसी ज्यादा होती है, और जो अप्रोच 2 का है कि रिडंडेंसी थोड़ी कम होती है, लेकिन इट डजंट मेक एनी मतलब कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस ये बनाता नहीं है। फिर हमने ये देखा कि जब हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में गए तो हमें 3 टेबल्स मिले, एक क्लाइंट का, एक रेंटल का और एक प्रॉपर्टी ओनर का। और जो क्लाइंट का रिलेशन है वो सीधा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से सेकंड के बजाय थर्ड में भी चला गया, और इसी तरह जो रेंटल का जो आपका रिलेशन है वो भी सेकंड के अलावा थर्ड में चला गया। तो मतलब आप देख सकते हैं, तो मैंने जैसे ये बताया भी था आपको कि बाज़ वक़्त जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो कुछ रिलेशन डायरेक्ट थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी जा सकते हैं, लेकिन स्टिल यू नीड टू वेरीफाई कि हर एक जो आपका रिलेशन है उसमें आप जो है आप उसको वेरीफाई करो अगेंस्ट द कंडीशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म। तो जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में फिर जो हमारा एक रिलेशन था जिसमें स्टिल अभी इशू था और वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं था, उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही थी प्रॉपर्टी ओनर का, और उसको फिर हमने जब उसमें से रिमूव की पार्शियल डिपेंडेंसी, सॉरी नॉट पार्शियल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, तो वो फिर जो है वो आपके 2 फर्दर रिलेशंस बने। तो इट मींस कि एक हमारा क्लाइंट रेंटल का जो रिलेशन था दैट वाज डिकम्पोज्ड इनटू 4 रिलेशंस जब हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक गए। लेकिन अब इसका फायदा ये हुआ इस प्रोसेस का कि अब हमारे इन रिलेशंस के अंदर किसी किस्म की कोई रिडंडेंसी नहीं है एक्सेप्ट फॉरेन कीज वाली, और उसका फायदा क्या होगा कि देयर आर नो अपडेट एनोमलीज, कोई इस किस्म के जो इश्यूज हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर किसी किस्म का भी अपडेट करनी है, जैसे क्लाइंट की कोई चीज़ अपडेट होनी है तो सिर्फ क्लाइंट में एक जगह पे करनी पड़ेगी, कोई रेंट के हवाले से करनी है तो सिर्फ मतलब उसका ऐसा उधर कोई मसला ही नहीं है। प्रॉपर्टी की कोई इन्फॉर्मेशन जैसे उसका एड्रेस है या उसके और कोई चीज़ चेंज करनी है तो, या रेंट चेंज करना है तो वो सिर्फ एक जगह पे होगा। ओनर जो है वो अगर उसकी कोई इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है तो मतलब आप देखें जो हमारा नॉर्मलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि मतलब सूटेबल रिलेशंस या वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन, ठीक है। तो अब आप देखें कि और उनकी हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी थी। पहली बात ये कि मिनिमल उसके एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, दैट शुड बेसिकली मतलब वो जो उस एंटरप्राइज की वर्किंग के लिए ज़रूरी हो। प्लस हमने ये कहा था कि जो आपके लॉजिकली जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो जो है वो एक जगह एक ही टेबल के अंदर होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि हर एक चीज़ जो है वो अपने टेबल के अंदर ही है। जैसे ओनर की इन्फॉर्मेशन ओनर के टेबल में है, प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टी फॉर रेंट में है, रेंटल के हवाले से इन्फॉर्मेशन रेंटल के अंदर है, और क्लाइंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसी तरह। तो मतलब ये सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देखी कि अब जब हम नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं तो फिर हमें जो है वो रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा इस हवाले से मिलता है। अब जो थर्ड एनएफ के रिलेशन है वो आप देख सकते हैं 4 रिलेशन जो है एक रिलेशन से हमने डिकम्पोज
करके, मतलब आफ्टर द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन वी ऑब्टेन्ड 4 रिलेशंस, ठीक है जी। तो अब आप इनको ज़रा गौर से देखें तो अब आपको किसी किस्म का जो है इसमें रिडंडेंसी सिवाय जो फॉरेन कीज़ है जो कि ज़रूरी है आपस में ताकि इनको मेंटेन करने के लिए जो है वो ज़रूरी है। अब एक अगर आपको याद हो हमने जो चीज़ स्टडी की थी कि ये जो डिकम्पोजिशन है, मतलब ये नॉन लॉस बेसिकली होती है कि जी आप अगर इसका दोबारा इन सारे टेबल्स का जॉइन लें तो आपको अगेन जो रिजल्ट मिलेगा वही वाला ओरिजिनल रिलेशन मिलेगा। अगर आप इन सारे टेबल्स का नेचुरल जॉइन लें तो जो रिजल्ट क्या मिलेगा, वो जो ओरिजिनल रिलेशन था वही मिलेगा। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रिजल्ट में कोई एक्स्ट्रा रोज या वो नहीं आनी चाहिए। तो इट मीन्स कि जी आपका अगर डिकम्पोजिशन आपने की है तो आपका वापस अगर इनको जॉइन करें तो वही वाला आपका ओरिजिनल रिलेशन मिलेगा विद एग्जैक्टली द सेम टुपल्स और रोज जो कि आपका वो एग्जिस्ट कर रहा था। जो अगला टॉपिक है हमारा अब वो है जनरल डेफिनेशंस ऑफ सेकंड एनएफ एंड थर्ड एनएफ। जो अभी तक हमारी डिस्कशन हुई वो सारी की सारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म, मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो उसका तो ताल्लुक ही डिफरेंट है, वो तो उसका ताल्लुक प्राइमरी कीज के साथ नहीं है एज सच, मतलब उसका ताल्लुक रिपीटिंग ग्रुप्स के साथ है। तो जो हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, चूंकि इसका थोड़ा सा रिलेशन कीज के साथ है, तो अभी तक जो हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की जो कंडीशन है वो हमने डिफाइन की ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की। और इसी तरह थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी ये कहा कि हर नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट जो है दैट शुड बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट, मतलब उसको ना वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी किसी किस्म की कोई नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह हमने उसमें कहा कि कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम मतलब देयर कुड बी स्टिल पॉसिबिलिटीज के जो अगर आप इस बेस पे प्राइमरी की के बेस के ऊपर जो है अगर नॉर्मलाइज करते हो तो देयर माइट एग्जिस्ट सम रिडंडेंसीज, ठीक है, स्टिल आपकी कोई रिडंडेंसीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर आप अपने जो रिलेशंस हैं उनको नॉर्मलाइज करें विद द जनरल डेफिनेशन, मींस के आप जस्ट प्राइमरी की के ऊपर ना उसकी डेफिनेशन को वो जो है वो इम्पोज करें, बल्कि इम्प्लीमेंट करें, बल्कि अगर आप कैंडिडेट कीज के ऊपर करें तो फिर आपके जो रिलेशन जो होंगे उसमें किसी किस्म की कोई मतलब जो है अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, कोई रिडंडेंसी कोई मिसिंग रह जाए या कोई बच जाए। लेकिन मतलब अगर आप प्राइमरी की वाली अगर वो आप डेफिनेशन यूज करते हो तो देयर माइट बी केसेस जो कि रेयर है, लेकिन मतलब वो ऐसा हो सकता है कि वो कोई रिडंडेंसी स्टिल एग्जिस्ट करे। तो आ रिलेशन दैट, अब इसकी हम दोबारा रीडिफाइन करते हैं, लेकिन अब जो डेफिनेशन होगी दैट विल बी बेस्ड अपॉन कैंडिडेट कीज नॉट ऑन द प्राइमरी की। तो आ रिलेशन दैट इज इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म को जनरल डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज in the first normal form and every non-primary key attribute is fully functionally dependent on candidate key। उधर हम क्या कहते थे, प्राइमरी की। तो अब इसी तरह थर्ड नॉर्मल फॉर्म की क्या डेफिनेशन है जी, जनरल डेफिनेशन, a relation that is in first normal and second normal form and in which non-primary key attribute is transitively dependent on any candidate key। So we have changed the definition from primary key to candidate keys। और मैंने जैसे आपको बताया कि it will now मतलब इंश्योर कि किसी किस्म की कोई जो वो रेयर केसेस वाली भी जो रिडंडेंसी है वो फिर अब आपकी बच के नहीं जा सकती अगर आप इसको यूज करते हो। लेकिन अब एक चीज जो हम देखते हैं, इसका नुकसान क्या है। इसका नुकसान ये है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है दैट विल बी मच मोर कम्प्लेक्स एज कंपेयर टू वो जो प्राइमरी की के हवाले से हम कर रहे थे। तो अब आपने जो मतलब चूंकि आप जब देखोगे कि जो पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज है, वो सिर्फ प्राइमरी की पे नहीं देखोगे, वो आप तमाम कैंडिडेट कीज के लिए देखोगे। तो जब तमाम कैंडिडेट कीज के लिए देखोगे तो इट मीन्स के इट विल बिकम मोर कम्प्लेक्स। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि अगर आप ये फॉलो कर लेते हो जनरल डेफिनेशंस के साथ नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, तो देन देयर आर नो चांसेस कि कोई किसी किस्म के हिडन रिडंडेंसीज जो कि रह सकती हैं जो आपकी प्राइमरी की वाली नॉर्मलाइजेशन के साथ आप जो नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म या थर्ड नॉर्मल फॉर्म आप जो कर रहे थे, तो फिर कोई चांस जो है इस सूरत में नहीं रहेगा। लेकिन स्टिल यू हैव टू मेक अ ट्रेड ऑफ। अब ट्रेड ऑफ क्या है कि अगर आप, तो दो ऑप्शंस हैं, आप
अपने नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस को सिंपलर रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा कि कोई रेयर किस्म की जो हिडन रिडंडेंसीज हैं वो रह जाएंगी, या आप फिर अगर उधर से जो है थोड़ा सा आप कंपनसेट करते हो, आप कहते हो नहीं ये मुश्किल प्रोसेस है लेकिन मैं कर लेता हूं, लेकिन उसका फिर फायदा क्या होगा कि देयर विल बी नो हिडन रिडंडेंसीज के जो कुछ चांसेस हैं वो आपके बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इट इज़ मतलब टोटली जो है ये डिपेंडेंट कि जी आप आपके ऊपर है कि आप किस तरह जो है वो इसको लेके चलना चाहते हो। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें कि मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा कि चाहे आप नॉर्मल डेफिनेशंस के साथ प्राइमरी की वाली या जनरल डेफिनेशंस कैंडिडेट की वाले के साथ उसको नॉर्मलाइज करो, जो रिजल्ट होगा दैट विल बी द सेम, मतलब वो रिलेशंस वही बनेंगे। लेकिन स्टिल मैंने जैसे बताया कि कुछ केसेस हो सकते हैं जिसमें थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। लेकिन जैसे हमने जो एग्जांपल में हमने किया, मसलन आप चाहे प्राइमरी कीज के ऊपर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करें या बेस्ड अपॉन कैंडिडेट कीज, जो आपके अभी हमने एग्जांपल कवर किया, उस सूरत में दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आता है। बेशक अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप कैंडिडेट कीज के ऊपर भी जो पार्शियल डिपेंडेंसीज और फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको रिमूव करके आप देखेंगे कि रिजल्ट आपका स्टिल जो है यही 4 के 4 टेबल्स आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस के अंदर और बड़ी इसकी अहमियत है। हमने इसको बड़ी डिटेल के साथ देखा है, ठीक है। स्टिल मैं कोशिश करूंगा एक और एग्जांपल जो है उसके करें। लेकिन अब जो हमारा ये नॉर्मलाइजेशन, जैसे मैंने कहा कि इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस इफ यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मतलब इसमें ऐसा सच कुछ भी नहीं है। देखें कि जी कोई मुश्किल नजर नहीं आती उस तरह कि मसलन देखें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के में जाने के लिए क्या जरूरी है कि रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। क्या मुराद जी के हर एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे एक वैल्यू होनी चाहिए, नॉट ग्रुप ऑफ वैल्यूज, राइट। बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, आपको पता है जी। अच्छा, दूसरी नॉर्मल फॉर्म, देयर शुडंट बी एनी काइंड ऑफ पार्शियल डिपेंडेंसीज, बड़ा आसान है जी। आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज अगर आइडेंटिफाई करनी आती हैं, जस्ट लुक फॉर द पार्शियल डिपेंडेंसीज, उनको रिमूव कर लो बाय प्लेसिंग देम इन सेपरेट रिलेशंस, डिकम्पोजिंग द रिलेशन। इसी तरह थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए भी कंडीशन बड़ी सादा सी है कि देयर शुडंट बी एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। आप अगेन मतलब उनको रिमूव करने का तरीका अगर है तो आप क्या करोगे, आप सिंपली उनको अलग टेबल में रख दोगे। अब मसला ये है कि लेकिन फिर इसमें जो इश्यू है वो यही है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ठीक हों। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट फंक्शनल डिपेंडेंसीज के ठीक हैं, आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई करना आता है, आपको डिस्टिंग्विश करना आता है बिटवीन पार्शियल, फुल एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज, तो देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स। अब जो हमारा 13th चैप्टर है जो कि नॉर्मलाइजेशन का था वो ख़त्म हो गया है। हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 14 है हमारा, एडवांस नॉर्मलाइजेशन के हवाले से हम देखेंगे कि उसमें क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर मतलब इट इज़ रिकमेंडेड कि आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक भी आपका अगर डेटाबेस है तो देन मतलब देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि उसके अंदर जो है किसी किस्म की रिडंडेंसी होगी या अपडेट एनॉमलीज फिर आएंगी उसके नतीजे में। लेकिन स्टिल हम जो है वो अगली जो BCNF है उसके ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन उससे ऊपर जो हायर नॉर्मल फॉर्म्स हैं हम उनके ऊपर मजीद जो है वो काम नहीं करेंगे। लेकिन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, जैसे मैंने पहले बताया, यू कैन एक्सप्लोर देम योरसेल्फ। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। और उसको शुरू करने से पहले हमें थोड़े से इन्फेरेंस रूल्स जो है वो देखने हैं। और इन्फेरेंस रूल्स अगर मैथमेटिक्स आपने थोड़ा सा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या आपने थोड़ा सा जब सेट थ्योरी वगैरह पढ़ी होगी तो उधर हमने कुछ इन्फेरेंस रूल्स भी जो है वो देखे होंगे सेट्स के हवाले से। तो हमें थोड़ा सा मज़ीद अपने आप को इक्विप करने की ज़रूरत है इनके साथ भी, ताकि हमें जो अगली जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं उनको अगर समझना है तो ये उसकी फाउंडेशन है। तो मतलब अगर आपको ये अगेन ये समझ आ जाती है तो फिर वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी आसानी होगी इन चीज़ों को समझने में। अब कीप इन माइंड कि जो कंप्लीट सेट है फंक्शनल डिपेंडेंसीज का, दैट इज समटाइम्स वेरी लार्ज, कि मसलन आप उनको आइडेंटिफाई करें तो वो एक बहुत बड़ा सेट बन जाता है और बाज़ औक़ात रिलेशंस अगर बड़े हैं तो और ज़्यादा वो बड़ा हो सकता है। तो यू हैव टू लुक फॉर एन अप्रोच के यू कैन रिड्यूस दिस सेट टू अ मैनेजेबल साइज, इसको जो है वो सिंपल कर लें।
तो what you can do, you need to identify a set of functional dependencies that is represented by X for a relation that is smaller than the complete set of functional dependencies represented as Y for that relation, and has the property that every functional dependency in Y is implied by the functional dependency in X। ठीक है जी, कि मसलन आपने किसी तरीके से उसको जो है वो कम करना है, ठीक है, कि उस सेट को मैनेजेबल साइज में लेके आना है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जब भी हम वो जो जैसे हमने कहा कि द सेट ऑफ ऑल द फंक्शनल डिपेंडेंसीज दैट आर इम्प्लाइड बाय अ गिवन सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज एक्स इज कॉल्ड द क्लोजर ऑफ एक्स। कि जी जब हम कोई भी डिड्यूस करते हैं, मसलन कि जी हमारे पास कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई होंगी, उसकी मदद से हम फिर कुछ और भी जो है वो हम खुद से इम्प्लाई कर सकते हैं कि अगर ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो इसका मतलब है ये भी पॉसिबल है, एंड सो ऑन। तो इसको हम क्लोजर ऑफ दैट कहते हैं, और इट इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स प्लस, इसको लिखा जाता है अ सेट ऑफ इन्फेरेंस रूल्स कॉल्ड आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियोम्स, और एक्सियोम्स भी सिंपली इनको कहते हैं, इन्फेरेंस एक्सियोम्स भी कहते हैं, स्पेसिफाइज हाउ न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसीज कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम गिवन। तो अगर आपने कुछ इनिशियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई कर ली बेसिक वाली, तो उनके ऊपर आप ये जो एक्सियोम्स है, आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियोम्स, इनको अप्लाई करके आप खुद से कुछ और नई जो उसके अंदर जो है वो आप डिड्यूस कर सकते हैं, और इसको ही हम जो है थोड़ा सा देखेंगे कि ये कैसे किया जाता है। मिसाल के तौर पे let's start with the first one कि जी before that we have three attributes, subset of the attributes A, B, C of a relation R। तो हमारे पास एक जो आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियोम है that is called reflexivity। reflexivity ये है कि जी if B is a subset of A then it means कि B is functionally dependent upon A। ये पहला एक्सियोम है। मतलब आपने हो सकता है मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ी हुई है तो आपको ये याद भी आ जाएंगे, आपने ज़रूर इनको कहीं ना कहीं मुझे यकीन है कि आपने इनको ज़रूर देखा होगा, लेकिन हम इसको रिलेट करेंगे कि ये हमारे इस रिलेशनल मॉडल में इसका जो है वो क्या इसका रिलेशन है उसके साथ। तो मसलन अब मैं कहता हूँ कि जैसे फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूँ जी कि जैसे आपका स्टाफ नंबर है, ठीक है, और स्टाफ नेम है, ठीक है, तो जो है मैं ये कहता हूं कि जो स्टाफ नेम है दैट इज अ सबसेट ऑफ स्टाफ नंबर और स्टाफ नेम का। तो इट मींस कि जिस स्टाफ नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन स्टाफ नंबर या स्टाफ नेम, उन दोनों पे ये या इंडिविजुअली भी उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मतलब ये इसकी एक एग्जांपल हो गई, ठीक है। आर्गुमेंटेशन जो है वो ये है कि इफ बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन ए देन ए कॉमा सी जो है वो डिटरमिन करते हैं बी और सी को। मींस के अगर बी फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन ए है तो किसी किस्म का भी एट्रीब्यूट हम फिर दोनों तरफ ऐड करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं, और इसको आर्गुमेंटेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि जो स्टाफ नंबर है वो डिटरमिन करता है उसके स्टाफ या पोजीशन को, ठीक है, मैं स्टाफ की पोजीशन को डिटरमिन करता है, तो मैं उसके साथ स्टाफ नेम इधर भी लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दूं और राइट साइड पे भी ऐड कर दूं, तो इट मींस वो उन दोनों को जो है वो डेफिनेटली वो डिटरमिन करेगा। ये स्टिल इट इज़ द ट्रू। एक और आप इससे मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक और आप इम्प्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। ट्रांजिटिविटी हमने ऑलरेडी देखी थी कि इफ ए डिटरमिन्स बी, बी डिटरमिन सी, तो इट मीन्स के ए डिटरमिन सी एज वेल, ठीक है जी, कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, ये हमने ऑलरेडी देखी थी, ठीक है, इसको मैं मजीद एक्सप्लेन नहीं करता। इसी तरह कुछ और रूल्स भी हैं जो इन बेसिक रूल से जो है वो आगे डिड्यूस किए जा सकते हैं। जैसे पहला है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि जी हर एट्रीब्यूट अपने आप को कर सकता है। कि मसलन जैसे मैं कहूँ जी कि स्टाफ नंबर को जो है वो ऊपर डिपेंड करता है, स्टाफ नेम के ऊपर डिपेंड करता है, तो मसलन हर एट्रीब्यूट अपने आप को डिटरमिन कर सकता है। डिकम्पोजिशन एक हमारे जो है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है। डिकम्पोजिशन ये है कि इफ बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन बी और सी, वो ए के ऊपर डिपेंडेंट हैं,
तो हम इनको सेपरेटली भी कह सकते हैं कि बी अलग से भी ए पे डिपेंडेंट है और सी भी अलग से डिपेंडेंट है ए पे। इट मीन्स कि जी अब आपका जो है वो इसके ऊपर है। लेकिन इस किस्म की सिचुएशन में आपने थोड़ा सा केयरफुल होना है कि आपका जो लेफ्ट साइड पे जो एट्रीब्यूट है, डिटर्मिनेंट है, दैट शुड बी नॉट कंपोजिट। मतलब कंपोजिट के केस में शायद ये जरूरी ना हो, लेकिन अगर सिंपल है तो फिर आप इसको इस तरह डिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कंपोजिट के केस में शायद ऐसा ना हो, तो आपने थोड़ा सा केयरफुल होना है। इसी तरह यूनियन को आप देखें तो आप यूनियन में देखते हो जी कि अगर बी डिपेंडेंट है ए के ऊपर, सी डिपेंडेंट है ए के ऊपर, तो वी कैन मतलब सिंपली इसका अपोजिट प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का। आप देख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, तो आपने उसको लिख लिया। लेकिन स्टिल अगेन कंपोजिट केस में जरा आपने थोड़ा सा केयरफुल होना है और उसको जरा अच्छे तरीके से देखना है कि उसमें शायद ऐसा हो या ना हो। कंपोजिशन जो है वो क्या है कि इफ बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए, D is functionally dependent on C, तो हम ये कह सकते हैं कि जी A C वो मिल के B और D को डिटरमिन करते हैं। तो ये आपकी कंपोजिशन है। तो मतलब दैट इज अगेन अनदर फॉर्म ऑफ जो है वो इन्फेरेंस रूल्स की, जो कि हम देख सकते हैं। तो मतलब ये कुछ रूल्स हैं, अगर आपको ये क्लियर होंगे तो फिर आपको बहुत सारी चीजें जो है आगे प्रोसेस की भी क्लियर हो जाएंगी। अब जो अगली हमारी नॉर्मल फॉर्म है वो बायस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म है। कीप इन माइंड के मतलब इसको समटाइम्स मतलब ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म ही कहलाती है, लेकिन थर्ड नॉर्मल फॉर्म की थोड़ी स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन है ये, जो कि मतलब स्टिल जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है उससे ऊपर वाले लेवल पे आती है, क्योंकि हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, लेकिन उसकी एक वेरिएशन है। मतलब समटाइम्स इसको फोर्थ भी कहते हैं, लेकिन हम इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी नहीं कहेंगे और ना इसको फोर्थ भी कहेंगे, बल्कि इसको हम BCNF ही कहेंगे, ठीक है। अच्छा, कीप इन माइंड कि जी BCNF इसको बॉयस कॉर्ड, वो जो जैसे कॉर्ड जैसे मैंने बताया था कि रिसर्चर है जिसने रिलेशन मॉडल के ऊपर काम किया था, इज बेस्ड अपॉन द फंक्शनल डिपेंडेंसीज दैट टेक इनटू अकाउंट ऑल द कैंडिडेट कीज इन अ रिलेशन। जैसे हमने वो जनरल डेफिनेशन की बात की थी। हाउएवर BCNF मतलब सिर्फ कैंडिडेट कीज के ऊपर नहीं बात आती, प्लस कुछ और एडिशनल कंस्ट्रेंट्स भी हैं जो कि थोड़े से डिफरेंट हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म से, लेकिन मतलब ऑलमोस्ट ये आप कह सकते हो कि करीब करीब एक ही हैं, लेकिन देयर आर स्टिल डिफरेंसेस। बॉयस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन अगर देखें तो डेफिनेशन बड़ी सादा सी है। डेफिनेशन ये है जी कि आ रिलेशन इज इन आ BCNF इफ एंड ओनली इफ एवरी डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट की, कि हर डिटर्मिनेंट मस्ट बी अ कैंडिडेट की, जो कि हमने देखा था ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे डिटर्मिनेंट जो है वो कैंडिडेट कीज हों। तो अगर आप जो है ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो वो बॉयस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अब तो तीन चीजें मैं आपको जो है वो डिस्कस करना चाहूंगा। पहली इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी रिलेशन, मतलब पहले हमने देखें कि जब हमने वो नॉर्मल जो प्रोसीजर फॉलो किया था, तो पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके गए थे, फर्स्ट से सेकंड में गए, सेकंड से थर्ड में गए। लेकिन BCNF का खास बात यह है कि अगर आप BCNF को स्टार्ट से शुरू करें तो वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली जब आप उसको BCNF पे परखोगे तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में डायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं। अगर आप इसकी कंडीशन पे गौर करोगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है और BCNF में भी हो जाएगा। तो मतलब आपको वो स्टेप्स जो है वो सारे आपके ओमिट हो सकते हैं अगर आप इस BCNF को डायरेक्ट अप्लाई करते हो अपने रिलेशन के ऊपर, ठीक है। दूसरी दो और इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि जो बी रिलेशन अगर कोई भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो वो जरूरी नहीं है कि वो BCNF में भी होगा, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में होगा कि अगर कोई रिलेशन आपके थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो वो BCNF में भी है, लेकिन सारे नहीं। लेकिन इसका रिवर्स जो है वो ये है कि अगर कोई रिलेशन BCNF में है, बायस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, तो ये मस्ट है कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी होगा। तो मतलब ये एक और आपको बड़ा क्लियर जो है वो डिस्टिंक्शन पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी जो आपका रिलेशन है दैट इज इन BCNF तो कंफर्म है जी कि मतलब कोई घबराने की बात नहीं, वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी होगा। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा तो इट मीन सेकंड में भी है और फर्स्ट में भी है। लेकिन एक रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो वो जरूरी नहीं है कि वो BCNF में भी हो। तो ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है समझना। अब हम थोड़ा सा इसको ये देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड BCNF। अगर हम उसको थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो कीप इन माइंड कि जी सपोज देयर इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी के B इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन A
अगर हमारी इस तरह की एक डिपेंडेंसी है किसी रिलेशन के अंदर, तो जो 3NF है अलाउज दिस डिपेंडेंसी इन अ रिलेशन इफ B इज अ प्राइमरी की एट्रीब्यूट, कि B कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो प्राइमरी की का पार्ट है, बट A इज नॉट अ कैंडिडेट की, लेकिन A ऐसा जो कोई एट्रीब्यूट है वो जो प्राइमरी की का पार्ट भी नहीं है, ठीक है, सॉरी कैंडिडेट की नहीं है, ठीक है। तो स्टिल मतलब इस किस्म की जब सिचुएशन होगी तो फिर जो है वो आपकी BCNF इसको अलाउ नहीं करेगा, लेकिन जो आपका जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है वो इसको अलाउ कर देती है। लेकिन जो BCNF है वो इंसिस्ट करता है ये वाली फॉर्म जो है कि जो आपका A हो इट मस्ट बी अ कैंडिडेट की, अदरवाइज मतलब डिटर्मिनेंट में कोई भी, फिर आप जैसे हमें इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी कि जो डिटर्मिनेंट में जो भी चीज होगी वो क्या होगी, वो कैंडिडेट की होगी, उसके अलावा कोई चीज नहीं हो सकती, ठीक है जी। सो एवरी रिलेशन इन BCNF इज आल्सो इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, लेकिन जो इसका रिवर्स है वो ट्रू नहीं है, मैंने पहले इसको डिस्कस कर लिया। पहली बात कि वायलेशन जो BCNF की है दैट इज क्वाइट रेयर, जैसे मैंने बताया था, और फोर्थ फिफ्थ या BCNF जो है ये नॉर्मली बहुत रेयर सिचुएशंस है, लेकिन स्टिल मतलब जो है ये एग्जिस्ट कर सकती हैं एंड यू हैव टू लुक फॉर दैट। और कीप इन माइंड कि जी अब हम देखते हैं कि कब ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जब आपकी ये जो बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म है इसकी कंडीशन वायलेट हो रही हो। कीप इन माइंड जब भी आपका कंपोजिट की है, ठीक है, एक पहली बात कंपोजिट की है और एक कंपोजिट की नहीं है, मींस के मल्टीपल कंपोजिट कीज हैं एज अ कैंडिडेट की, ठीक है। पहली बात कंपोजिट की हो आपकी और कैंडिडेट कीज भी ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो। अगर एक कैंडिडेट की है फिर वही आपकी प्राइमरी की होगी, कोई मसला नहीं है BCNF का। लेकिन इफ यू हैव मल्टीपल कैंडिडेट कीज एंड दे आर कंपोजिट देन देयर माइट बी अ चांस कि आपका BCNF होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन जो इंपॉर्टेंट, पहली कंडीशन कि मल्टीपल कैंडिडेट कीज है और कैंडिडेट कीज भी कैसी है, कंपोजिट है, ठीक। और दूसरी ये बात कि दी कैंडिडेट कीज ओवरलैप, ओवरलैप मींस कि जी एटलीस्ट कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट है वो उन सब में कॉमन है जो हर एक की कैंडिडेट की के अंदर आ रहा है। तो जब भी इस किस्म की सिचुएशन आएगी तो यू शुड ऑलवेज थिंक कि जी देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि कोई आपकी फिर वो एग्जिस्ट कर रही हो। मिसाल के तौर पे ये एक हमारा क्लाइंट इंटरव्यू का हम टेबल देखते हैं। क्लाइंट इंटरव्यू जो है वो मतलब जब भी कोई क्लाइंट जो है वो प्रॉपर्टी का हवाले से मतलब आता है तो उसका इंटरव्यू जो है वो लिया जाता है एंड दैट इंटरव्यू इज कंडक्टेड बाय अ स्पेसिफिक स्टाफ इन अ पर्टिकुलर रूम। तो मसलन जैसे आप देखें क्लाइंट की इंफॉर्मेशन मौजूद है, इंटरव्यू का डेट और टाइम मौजूद है, किस स्टाफ ने लिया और किस रूम में लिया, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज अगर इसकी डिफाइन करें तो चार हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं कि क्लाइंट नंबर, इंटरव्यू डेट, ये डिटरमिन करते हैं इंटरव्यू टाइम को भी, किस कौन सा स्टाफ कंडक्ट कर रहा है इंटरव्यू, और रूम नंबर कौन सा होगा। इसी तरह इसको हमने एज अ प्राइमरी की ले लिया, लेकिन मतलब आप देयर आर डिफरेंट अदर कैंडिडेट कीज एज वेल कि स्टाफ नंबर और इंटरव्यू डेट और इंटरव्यू टाइम को भी आप एज अ कैंडिडेट की जो है वो ले सकते हैं क्योंकि वो डिटरमिन कर रहे हैं क्लाइंट नंबर को। इसी तरह रूम नंबर, इंटरव्यू डेट, इंटरव्यू टाइम जो है वो डिटरमिन करता है स्टाफ नंबर प्लस क्लाइंट नंबर को, ये भी कैंडिडेट की है। जो चौथी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, जो स्टाफ नंबर और इंटरव्यू डेट का कम्बिनेशन है, ये सिर्फ रूम नंबर जो है ये बताता है जी कि स्टाफ नंबर किसको एक पर्टिकुलर डेट को कौन सा रूम जो है वो असाइन होगा। तो मतलब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी बताती है, लेकिन ये कैंडिडेट की नहीं है। तो इट मींस कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि देयर माइट बी सम हिडन रिडंडेंसी जो हमें फिलहाल नजर नहीं आ रही। अब इसमें अगर आप देखें तो एक खास बात कि मसलन फर्ज करें आपको जो स्टाफ नंबर हमारे पास SG5 है, ठीक है, SG5 जो है स्टाफ नंबर, इसका रूम चेंज करने का कहा जाता है कि मसलन जी ये इंटरव्यू स्केड्यूल था लेकिन आप कहते हो जी इसका रूम नंबर चेंज कर दो, ठीक है। तो अब आपको देखें कितनी जगह पे रूम चेंज करना पड़ेगा, 2 टपल्स में। तो मतलब ये अगेन देयर एग्जिस्ट सम अपडेट अनोमलीज के जी आपकी एक जगह नहीं मल्टीपल जगह पे मतलब इस सिचुएशन में जो है वो आपका चेंज करना पड़ सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात BCNF की जो है वो सिंपल जो कंडीशन थी कि जी हर डिटर्मिनेंट मस्ट बी अ कैंडिडेट की। तो हम देखते हैं कि जो स्टाफ नंबर है और इंटरव्यू डेट है वो जो है वो कैंडिडेट की नहीं है।
इसके अलावा भी जो दो खास हमने कंडीशंस आइडेंटिफाई की थी कि जी पहली बात कि देयर शुड बी मल्टीपल कैंडिडेट कीज, तो हम देखते हैं कि मल्टीपल कैंडिडेट कीज हैं, ठीक है। जब एक हो तो फिर तो कंफर्म नहीं होगा, लेकिन मसला कोई नहीं है। या आपके सिंपल डिटर्मिनेंट्स हैं, आपके प्राइमरी की सिंपल है तो तब भी कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि मल्टीपल कैंडिडेट कीज हैं। और तीसरी बात हमने ये देखी कि ऐसा एट्रीब्यूट जो ओवरलैप कर रहा है, तो आप देखें इंटरव्यू डेट जो है या स्टाफ नंबर ये भी ओवरलैप कर रहे हैं। तो आप इंटरव्यू डेट को खास तौर पे देखें, इंटरव्यू डेट तो सब में मौजूद है, ठीक है, लेकिन स्टाफ नंबर जो है वो एक में है। तो मतलब स्टाफ नंबर का तो मसला नहीं है, लेकिन इंटरव्यू डेट जो है वो ओवरलैपिंग भी हो रही है। जब भी इस किस्म की सिचुएशन होगी तो यू मस्ट बी केयरफुल कि जी देयर माइट एग्जिस्ट बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन जो है वो हो सकती है, वो आपकी हिडन रिडंडेंसी कोई एग्जिस्ट कर सकती है। अब अगेन इसको रिमूव करने का तरीका अगेन कि जी जो आपके इस जो ऐसी डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि आपकी कैंडिडेट की नहीं है, तो आप उनको उठाएं एक अलग टेबल में रख लें, दैट्स इट। तो आप क्या कर सकते हो, आप रूम नंबर, स्टाफ नंबर और इंटरव्यू डेट को मिला के एक अलग से टेबल बना लो और बाकी जो टेबल है उसको आप उसी तरह कर लो। तो आप देख सकते हैं कि अब हमने क्या किया कि हमने इंटरव्यू का टेबल अलग बना दिया जिसमें क्लाइंट नंबर है, इंटरव्यू डेट है, इंटरव्यू टाइम है और स्टाफ नंबर है, और स्टाफ को जो रूम एलोकेट हुआ है वो हमने एक अलग टेबल में रख लिया, ठीक है। और उसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं, स्टाफ नंबर और इंटरव्यू डेट और रूम नंबर। अब मसलन फर्ज करें, अब आपसे वही क्वेश्चन किया जाता है कि जी आपने स्टाफ नंबर SG5 जिसके 13 मई 2005 को 2 इंटरव्यूज जो है वो स्केड्यूल्ड हैं, तो अब जो है आपको अगर रूम नंबर उसका चेंज करने को कहा जाता है तो यू जस्ट नीड टू चेंज इट ओनली एट वन प्लेस, जो कि आपका स्टाफ रूम के रिलेशन में होगा, एंड देयर आर नो अपडेट एनॉमलीज एनी मोर, ठीक है जी। तो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो आई होप कि BCNF भी आपको कोई इतना ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन स्टिल इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर एग्जांपल्स, जैसे मैंने बताया, जस्ट रेफर द बुक्स जो आपकी हैं, गूगल पे जाएं एंड यू कैन प्रैक्टिस मोर एग्जांपल्स। अब अगेन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म हो या BCNF हो, ठीक है, तो कीप इन माइंड कि इट इज नॉट ऑलवेज डिजायरेबल कि जी हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म से BCNF में जाएं। मसलन फर्ज करें कि देयर कुड बी सिचुएशंस कि अगर आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म से BCNF में जाते हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी कोई जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है दैट कुड बी लॉस्ट इन दैट प्रोसेस। लाइक हमने देखा कि जी इसमें हमारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी 3 थी, जो कि थी कि रूम नंबर, इंटरव्यू डेट और इंटरव्यू टाइम, दे बेसिकली डिटरमिन द स्टाफ नंबर और कौन सा क्लाइंट नंबर है। लेकिन जब हमने BCNF की वायलेशन खत्म करने के लिए इसको अलग कर दिया तो हमने देखा कि रूम नंबर तो अब उस टेबल से ही निकल गया है, ठीक है, वो तो एक अलग उसमें चला गया है। तो अब मजीद ये फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी आफ्टर वी ट्रांसफॉर्म दिस इनटू BCNF। तो अब अगेन डिसीजन इज कि जी, लेकिन अगर हम नहीं इसको लेके जाते तो देयर वर सम चांसेस ऑफ रिडंडेंसी और अपडेट एनॉमलीज का। लेकिन फर्ज करें जी अगर सिचुएशन ये होती कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ये अलाउ करती कि एक जो स्टाफ मेंबर है एक दिन में एक ही इंटरव्यू करेगा तो फिर तो कोई मसला नहीं था, फिर इस किस्म की मतलब सिचुएशन नहीं आनी थी। लेकिन इफ देयर आर चांसेस कि जी एक स्टाफ मेंबर, रूल ये है कि एक स्टाफ मेंबर मल्टीपल इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकता है, तो फिर हमें पता है कि रिडंडेंसी आ सकती थी और रिडंडेंसी की वजह से अपडेट एनॉमलीज आती। तो अब मसला ये है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपने ये भी देखना है कि जो आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी रिमूव हो रही है, आया कि वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो कन्वे नहीं कर रही थी और उसका चला जाना कोई ये ना हो कि फिर उसका फिर हमें आंसर जो है वो करना जो है वो मुश्किल हो जाए। तो मतलब अगेन जी चॉइस इज वेरी कम्प्लेक्स, क्रिटिकल है कि आपने खुद देखना होगा डिपेंडिंग अपॉन द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन के उस फंक्शनल डिपेंडेंसी के रिमूव हो जाने से, चले जाने से आपके मामलात कोई ऐसे तो नहीं है कि आपको उसमें फिर इश्यूज आए, या अगर आप उनको रखते हो तो फिर उसके अगेंस्ट आपको कितने मतलब अपडेट एनॉमलीज के हवाले से इशू आते हैं। तो यू हैव टू अगेन चूज कि जी आपको क्या चीज़ ज़्यादा सूटेबल है। तो मतलब आपने अगेन इसमें भी जो है हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप क्या करना चाहते हो। जो
हायर नॉर्मल फॉर्म्स है वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, जैसे मैंने कहा कि हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। कीप इन माइंड, जस्ट मैं इनकी डेफिनेशंस आपको बता देता हूं कि जी जो आपकी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है दैट इज कंसर्न विद द मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज, और ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल उसकी दो टाइप्स होती हैं। उनमें से फिर हमारी जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ रिलेशन दैट इज इन बायस कोड नॉर्मल फॉर्म एंड कंटेन्स नो नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज, तो वो फिर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में चला जाता है। और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म अ रिलेशन दैट हैज़ नो जॉइंट डिपेंडेंसी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर आप इसको खुद से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये एडवांस टॉपिक्स हैं और होपफुली अगर आप कोई एडवांस डेटाबेसेस का टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें आप इसको देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आज हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और बायस कोड नॉर्मल फॉर्म को हमने अप्लाई करके देखा रिलेशंस के ऊपर, और उनको देखा कि किस तरह हम अवॉइड कर सकते हैं अपडेट एनॉमलीज़ को, और हम इन नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने ये भी कहा कि फोर्थ और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जो है वो अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं अगले लेक्चर के अंदर वो एग्जाम्पल जो है एक दोबारा जो है आपको BCNF तक दोबारा एक और नई एग्जाम्पल के साथ जो है वो आपको करके दिखा दूं, ताकि आपको ज़्यादा ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।